रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बल्दिया टाउन फैक्ट्री वाक़या के बारे में जो सानिया हुआ था 2012 के अंदर, जिसमें 260 मासूम जानें चली गई थी। और ये इतना हौलनाक वाक़या था कि जो आज तक इंसाफ के लिए वो जो मज़लूम घराने हैं या एग्रीव लोग हैं वो आज तक इंसाफ का दरवाज़ा देख रहे हैं, लेकिन आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। और मैं जो आज आपके साथ फैक्ट्स शेयर करने जा रहा हूँ, आप सोच नहीं सकते। एक तो वो चीज़ें हैं जो बल्दिया टाउन फैक्ट्री की JIT रिपोर्ट के हवाले से आपके सामने मीडिया के ज़रिए आ गई हैं। मैं कोई अलग एक नई बात करने वाला हूं, और जो एक लम्हा फ़िक्रिया है और जिसमें स्पेशली सिंध हुकूमत का जो किरदार है वो इतना ज़ालमाना है कि उसके ऊपर जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। वाक़या कुछ इस तरीके से है। 2012 में एक सानिया होता है। उस सानिया में मैं तो कहूँगा कि वो प्री प्लान मर्डर था। प्री प्लान मर्डर में 260 मासूम लोगों को ज़िंदा जला दिया जाता है। वो ज़िंदा जला देने के बाद FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बाद रहमान भोला, उसको थाईलैंड से 2016 में गिरफ़्तार किया जाता है, और हमाद सिद्दीकी उनको गिरफ़्तार किया जाता है 2017 में दुबई से। बेसिकली जो हमाद सिद्दीकी और ये पूरा ग्रुप था, ये क्योंकि MQM के साथ इनका एक ताल्लुक़ था और MQM के ऊपर ये इल्ज़ाम था सारे का सारा। अब मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि MQM तो उस 260 लोगों को मारने में MQM के लोग शरीक थे, लेकिन उन मुल्ज़मान को बचाने में जो सिंध हुकूमत का एक घटिया किरदार है, ज़ालमाना किरदार है, वो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा जुल्म है। एक तो वो हुआ था, हादसा हुआ था, और उससे बड़ा जुल्म ये है कि जो सिंध हुकूमत ने किया है, वो एक शेर भी है कि हादसे से बढ़कर ये सानिया हुआ, ठहरा कोई नहीं हादसा देखकर। मैं समझता हूँ उस हादसे से बढ़कर बड़ा सानिया ये है कि 2012 से 2020 तक 8 साल गुजर गए हैं, और अब आकर इतने हीले बहानों के बाद वो JIT की रिपोर्ट पब्लिक करने जा रहे हैं, और जिसके अंदर ये बताया गया है कि 20 करोड़ रुपए भत्ते का मामला था। उन्होंने भत्ता, जो मालिक था बल्दिया टाउन फैक्ट्री का, वो भत्ता नहीं दे रहा था, और उस भत्ता ना देने पर 20 करोड़ रुपए के लिए इन जालिमों ने 260 मासूम लोगों की जान ले ली। अब इसमें होता क्या है, मुख्तलिफ मुल्ज़मान को पकड़ लिया जाता है। हमाद सिद्दीकी और रहमान भोला भी पकड़े जाते हैं। पुलिस एक FIR दर्ज कर देती है। वो FIR के ऊपर चालान सबमिट होता है। ये JIT रिपोर्ट अलग से थी। अब जो JIT रिपोर्ट आज पब्लिक हो रही है, वो JIT रिपोर्ट केस का हिस्सा कहाँ बनी होगी? वो तो नहीं बनी, वो तो केस का हिस्सा ही नहीं बनी। जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस थी, जो इन्वेस्टिगेशन थी, जिस मकसद के लिए वो JIT बनाई गई थी, वो JIT आज पब्लिक होने जा रही है। और इधर जो बड़ा मामला है वो ये है कि इन जालिमों ने इतना बड़ा जुल्म किया है कि उस केस में FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बाद चालान सबमिट हो जाता है। चालान सबमिट होने के बाद 400 गवाह ये अदालत में पेश करते हैं। टोटल 700 समथिंग गवाह होते हैं, जिनमें से 400 गवाह अदालत में पेश किए जाते हैं, जिनके ऊपर जो मुल्ज़मान के वकील हैं वो जिरा करते हैं। आप खुद देखें कितना टाइम लगा होगा उन 400 गवाहों के ऊपर जिरा करते करते, और उस केस के प्रोसीजर को चलाते चलाते जब वो केस अपने फाइनल मरहले पर पहुंचा है, जब उसमें सिर्फ अब फाइनल आर्गूमेंट्स होने हैं और केस का फैसला आ जाना है, जब वो केस फाइनली डिसाइड होने वाला है, अब बल्दिया टाउन फैक्ट्री की JIT की रिपोर्ट हमारे सामने आ गई है, और उसके अंदर इतने हौलनाक इंकशाफात किए गए हैं। पहला तो इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि पुलिस ने इस दहशतगर्दी, इतनी बड़ी दहशतगर्दी के वाक़या को एक आम वाक़या बताया है। पुलिस ने जो फैक्ट्स हैं FIR के अंदर वो गलत दर्ज किए हैं। पुलिस ने मुल्ज़मों को सपोर्ट किया है। पुलिस ने मुल्ज़मों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की है। पुलिस ने केस कमज़ोर तैयार किया है। प्रोसिक्यूशन ने केस कमज़ोर तैयार किया है। ये सारा कुछ ये JIT की रिपोर्ट बता रही है। और साथ इसके अंदर ये कहा गया है कि दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया जाए इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, और साथ कहा जा रहा है एक नई FIR दर्ज की जाए। 8 साल गुजर गए हैं। 8 साल में पूरा ट्रायल कंप्लीट होने को है, और इन जालिमों ने उस JIT की रिपोर्ट को दबा के रखा, उस JIT की रिपोर्ट को पब्लिक ना किया। जो ओरिजिनल एविडेंस थी, जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस थी, उसको छुपा के रखा। अब जब जो सिंध हाई कोर्ट है उसका फैसला आ जाता है, सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया का प्रेशर आता है, और मीडिया के ऊपर आवाज़ उठती है, और उसकी बुनियाद पर आज वो मजबूर हो गए। जब तौहीन अदालत की तलवार उनके सर पर लटकने लगी, तो अब वो आकर JIT की रिपोर्ट पब्लिक कर
जा रहे हैं, लेकिन अब उस रिपोर्ट को कहाँ लेके जाएंगे जब वो जो केस है वो फाइनली मरहले पर पहुंच चुका है, एविडेंस क्लोज हो गई है, प्रोसिक्यूशन ने अपनी एविडेंस क्लोज कर दी है, मुल्ज़िमों ने, डिफेंस ने अपनी एविडेंस क्लोज कर दी है, मुल्ज़िमों की जो 342 की जिसको हम डिफेंस स्टेटमेंट कहते हैं वो अदालत में जमा हो गई है, और अब सिर्फ जो फाइनल बहस है वो होनी है। और वो फाइनल बहस होते उस मरहले पर अदालत अब क्या करेगी, अब उस जेआईटी रिपोर्ट का हम क्या करेंगे। अब नई एफआईआर आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट आ चुकी है कि एक ही मुकदमे की 2 एफआईआर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब मामला आया था मॉडल टाउन केस का, एक पुलिस की एफआईआर थी और एक फिर पाकिस्तान अवामी तहरीक की जो उसमें मुद्दत में एक नई एफआईआर दर्ज हुई थी, तो उसके बाद एक फ़ैसला आया था और ये कहा गया था कि नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, बल्कि एक ही वक़ुआ पे एक ही एफआईआर होगी, और मज़ीद अगर उसमें कोई नए फैक्ट्स आ जाएंगे तो वो ज़िमनियों के अंदर बतौर ततिम्मा बयान सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की बुनियाद पर वो तहरीर किया जाएगा, नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। और इन्होंने क्या सिंध हुकूमत ने ये जेआईटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, क्या उनके नॉलेज में नहीं था, क्या उनके इल्म में ये नहीं था कि उनकी प्रोसिक्यूशन केस को लेके चल रही है, वो केस फाइनल मरहले पर पहुंच गया है, और जब वो फाइनल मरहले पर पहुंच गया है उसके बाद इस तरीके से जो जेआईटी की रिपोर्ट पब्लिक हो भी जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या मुल्ज़मान को अब नए सिरे से, क्योंकि हमारा कानून ये कहता है, आर्टिकल 13 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, कि किसी को किसी एक केस में ना 2 दफ़ा प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, ना 2 दफ़ा सज़ा सुनाई जा सकती है। तो अगर इस मरहले पर इनको सज़ा हो जाती है और सज़ा होने के बाद फाइनल आर्गूमेंट्स के बाद सज़ा हो जाती है, और सज़ा होने के बाद अगर दोबारा आप कहते हैं, प्रोसिक्यूशन कहती है कि नया केस इनके ख़िलाफ़ चलाया जाए, उस केस की क्या हैसियत रह जाएगी, उस केस का कानूनी जवाज़ क्या रह जाएगा, वो कोई जवाज़ नहीं है। 260 लोग हैं, मासूम लोगों की जानें ली गई हैं, इन्होंने भत्ता लेते थे और ये हमेशा से लेते आते थे। अब क्या उस जो केस अब है, जो एफआईआर थी, क्या एमक्यूएम के मेन लोगों को उसके अंदर मुलज़िम बनाया गया? नहीं बनाया गया। किसके कहने पर हमाद सिद्दीकी ये सारा कुछ करवाता था? ये नहीं कहा गया। वही 2-4 लोगों को सज़ा हो जाएगी और उसके बाद क्या 260 लोगों का खून ऐसे ही पानी में बहा दिया जाएगा, उसकी कोई इंसाफ नहीं होगा, उसके कोई इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जाएंगे। मैं ये समझता हूँ ये मुराद अली शाह का घनौना खेल है, बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी का ये घनौना चेहरा है, जिन्होंने मुल्ज़मान को बचाया है, जिन्होंने असल मुल्ज़मान तक केस को जाने ही नहीं दिया, जिन्होंने एक वक्त के ज़िया के लिए इन्होंने 6-7 साल इस केस को चलाया है। इसके अंदर 400 गवाह इन्होंने पेश किए हैं, वो 400 गवाहों के ऊपर जिरा हुई है। लेकिन जब जेआईटी की रिपोर्ट, जब सीनियर ऑफिसर्स, जब एजेंसीज़ के जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पुलिस खुद मिली हुई थी, जब वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने एफआईआर ही गलत दर्ज की है, जब वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने कमज़ोर एफआईआर दर्ज की है, जब वो कह रहे हैं कि पुलिस ने मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुंचाया है, उसके बाद उस केस की क्या हैसियत रह जाती है? उस केस की बुनियाद पर क्या खाक मुल्ज़मों को सज़ा होगी? क्या उसकी बुनियाद पर ये किसी को सज़ाए मौत देंगे, नहीं देंगे? ये सारे मामलात, ये इतने बड़े सवालात उठ गए हैं। मैं समझता हूँ जेआईटी की रिपोर्ट, अब हमने ये सवाल उठाना है और आम हमारे मीडिया के लोगों को, हमारे रिपोर्टर्स दोस्तों को इल्म नहीं है। वो जो रिपोर्ट है उसके जो कंटेंट्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं अच्छा 20 करोड़ रुपए का भत्ता था, किसने मांगा, किसने लिया, पुलिस ने क्या किया, ये सारी चीज़ें इरेलीवेंट हो गई हैं। हमने सवाल ये उठाना है, हमने अब इस मामले के ऊपर आवाज़ उठानी है कि जब वो केस फाइनल मरहले में दाखिल हो चुका है, अब ये जेआईटी की रिपोर्ट किस काम की, अब ये जेआईटी की रिपोर्ट क्या करेगी, कैसे जो मजलूम है उनको रिलीफ मिलेगा। हाँ, ये हो सकता था जेआईटी की रिपोर्ट पहले पब्लिक हो जाती, पहले ये उसको पब्लिक कर देते और उसके बाद प्रोसिक्यूशन अदालत में एक दरख्वास्त देती और इस जेआईटी की रिपोर्ट को बतौर एक ततिम्मा चलान, ये सप्लीमेंट्री जो चलान है वो अदालत में जमा करवाते और वो पार्ट ऑफ द फाइल बन जाती, उसके ऊपर एविडेंस आती, उसकी बुनियाद पर केस का ट्रायल होता, उसकी बुनियाद पर एविडेंस होती, तो मुल्ज़मों को सज़ा होती। और जो लोग मुल्ज़मों के पीछे बैठे थे, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग थे, चाहे वो एमक्यूएम के लोग थे, या वो कोई और माफिया था कराची के अंदर जो मजलूमों के कत्ल में मुलव्वस था, जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया है, उनको सज़ा हो जाती। लेकिन अब क्या होगा, जेआईटी की रिपोर्ट आ गई है,
2 दिन हमारे टीवी चैनल इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे, इसके ऊपर आवाज़ इसको शेयर करेंगे, लोगों के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, ये कहेंगे कि बड़ी बात है, सिंध हुकूमत ने बड़ा कारनामा कर दिया है, सिंध हुकूमत ने JIT की रिपोर्ट पब्लिक कर दी है। कुछ लोग ये कहेंगे कि अली जैदी का किरदार बहुत अच्छा है, 2017 में उसने पिटीशन फाइल की थी, जुलाई 2018-20 में आकर वो रिपोर्ट पब्लिक हो रही है। मैं कहता हूँ असल सवाल ये नहीं है, मेरे नाजरीन के इल्म में होना चाहिए, प्यारे पाकिस्तानियों के इल्म में होना चाहिए कि इस वक्त ये सवाल खड़ा होता है कि ये JIT किस काम की, और जिन लोगों ने इस JIT को छुपा के रखा है, जिन लोगों ने इस JIT को कानून का हिस्सा नहीं बनने दिया, अब को लोग सवाल करेंगे कि क्या प्रोसिक्यूशन ने इस JIT को अपने केस का हिस्सा नहीं बनाया होगा। बाबा अगर हिस्सा बनाया होता तो ये JIT पब्लिक ही क्यों करना पड़ती। इसका मतलब यह है कि JIT पब्लिक करने से मुराद ये है कि अभी तक उसकी कोई ऑफिशियली वैल्यू ही नहीं थी। जिस दिन हुकूमत इसको पब्लिक कर देती है उसके बाद इसकी कानूनी तौर पर अहमियत बनती है, और वो कानूनी अहमियत अब आकर उजागर हुई है। और जब वो उजागर हुई है तो केस ही ख़त्म हो चुका है, केस फाइनल मरहले में दाखिल हो चुका है। और क्या मेरा जहाँ तक नाकिस इल्म है, मेरा जो कानूनी इल्म है वो ये कहता है कि जब एविडेंस क्लोज हो जाती है, जब जो 342 की स्टेटमेंट है मुलज़म की वो हो जाती है और केस फाइनल आर्गूमेंट्स में आ जाता है, तो मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक जो एडिशनल एविडेंस है वो नहीं हो सकती, एडिशनल एविडेंस नहीं दी जा सकती। ये JIT की रिपोर्ट, हाँ हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स हैं वो इसके ऊपर हुक्म दे सकती हैं, रिव्यू कर सकती हैं और एक नई FIR दर्ज हो सकती है, और ये अख्तियार है प्रोसिक्यूशन का, वो FIR दर्ज कर दें और उस FIR की बुनियाद पर शायद उनको रिलीफ ना मिले उस आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट का, क्योंकि आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी ये बता दूँ, ये सवाल उठेगा और वो सवाल ये होगा कि आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट आ गई है कि जो सेकंड FIR है वो नहीं हो सकती। मैं उसमें एक कानूनी राय ये देना चाहूँगा कि अगर आप आसिफ सईद खोसा साहब की वो बड़ी डिटेल जजमेंट है उसको आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये बताया गया है कि A और B दो आपस में लड़ते हैं, A भी ज़ख्मी हो जाता है, B भी ज़ख्मी हो जाता है, A FIR दर्ज करवा लेता है, B भी जाता है FIR दर्ज करवाने के लिए, तो उसके ऊपर अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि B अब FIR नई दर्ज ना करवाए बल्कि वो अपना क्रॉस वर्जन दे दे, वो क्रॉस वर्जन उसको उसी FIR की ज़िम्मियों में वो लिख देंगे और पुलिस दोनों को इकट्ठा लेकर चलेगी, उनको भी नामजद कर देगी और उनको क्रॉस वर्जन में नामजद कर देगी, लेकिन सेकंड FIR नहीं होनी चाहिए। ये मौक़िफ़ था आसिफ सईद खोसा साहब का। ये डिफरेंट मामला है, ये डिफरेंट मामला बिल्कुल मॉडल टाउन की तरह का है। मॉडल टाउन केस में जो पुलिस FIR दर्ज करती है वो मजलूमों के ऊपर FIR दर्ज कर देती है, उसके बाद जब दोबारा FIR होती है तो वो वक़ूआ वही होता है लेकिन असल मुलज़मों के ख़िलाफ़ दर्ज की जाती है। ये जो मामला है बल्दिया टाउन फैक्ट्री का, इसमें मजलूमों के ख़िलाफ़ तो कोई FIR ही नहीं है, और ना हमाद सिद्दीकी MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जो माफिया है वो ये चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ मजलूमों या गरीब फैमिलियों के ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज हो, वो ये नहीं चाहते। जो JIT रिपोर्ट है वो ये चाहती है कि जो पहली FIR थी जिनके ख़िलाफ़ थी उन्हीं के ख़िलाफ़ एक नई FIR दर्ज की जाए और जो चीज़ें रह गई थी वो उनको रोका जाए। तो मैं समझता हूँ कि जजमेंट आने से पहले ये जो केस फाइनल मरहले पर है उसके जजमेंट आने से पहले नई FIR दर्ज होकर उस केस को रोक दिया जाए और नई FIR के ऊपर जो इंक्वायरी है या इन्वेस्टिगेशन है या जो ट्रायल है वो कंप्लीट हो, और वो कंप्लीट होने के बाद इस सारे मामले को देखा जाए और मुलज़मों को इन एविडेंस की बुनियादों पर सज़ा दी जाए, तो फिर जाकर असल मुलज़मों को सज़ा मिलेगी। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये जो उनसे मेरी गुजारिश है, इमरान खान साहब इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। इमरान खान साहब ने तब भी आवाज़ उठाई थी जब ये हौलनाक सानिया हुआ था, अब भी आवाज़ उठाएं। दो काम किए जाएं, एक तो जो सुप्रीम हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की जाए और ये कहा जाए कि अब ये JIT की रिपोर्ट पब्लिक हो गई है और रोका जाए जो अदालत है, ट्रायल कोर्ट है, कि वो इसके ऊपर फैसला ना सुनाए। दूसरा ये है कि नई FIR दर्ज की जाए और वो वफाक उसमें प्रेशर डाले और एक नई FIR दर्ज हो, वो नई FIR दर्ज होने के बाद नए सिरे से ट्रायल हो और उसमें उनको सज़ा मिले। और तीसरी बात कि मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हाथ बांध कर ये गुजारिश करूँगा कि जिन जालमों ने वो JIT रिपोर्ट पब्लिक ना होने दी, जिन्होंने वो दबा के रखी, जिन्होंने छुपा के रखी, और जिस प्रोसिक्यूशन ने उस JIT रिपोर्ट को केस का हिस्सा नहीं बनाया,
खुदा के लिए वज़ीर आला सिंध को भी पकड़ा जाए, आसिफ जरदारी बिलावल जरदारी को भी पकड़ा जाए, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को भी पकड़ा जाए और प्रोसिक्यूशन टीम को, उस आईओ को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी पकड़ा जाए जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया है और मज़लूमों के खून को के साथ खिलवाड़ किया है। अल्लाह पाक मज़लूमों को इंसाफ दे, इन ज़ालमों को, जो जितने लोग मुलव्वस हैं, अल्लाह पाक इनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।